ये टूंडला से आए हैं आगरा से। हालांकि दादा बीच बीच में जैसी हरकतें कर रहे थे उससे बताने की जरूरत नहीं थी कि ये आगरा से आए हैं। उससे ये सिद्ध हो रहा था कि ये आगरा से ही आकर आदमी कर सकता है जैसा ये बीच बीच कर रहे थे। जोरदार तालियां दादा के लिए बजा दीजिए। क्या कलाकारी दादा। हाउ हू, कभी यहां से वहां, वहां से यहां। दादा ये आपकी बात पे ताली नहीं बजा रहे थे, यही अंदाजा लगा रहे थे कि दादा पिछले जन्म में क्या रहे होंगे। ताली ढंग से बजाओ दादा के लिए, जोरदार बजा कर। ये तीन बीच में देवियां विराजमान है, लक्ष्मी सरस्वती गौरी माता की तरह। इनके जस्ट बगल में हमको और देवेंद्र को बैठा दिया गया। बीच में तीन देवियां विराजमान है। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे शुंभ निशुंभ बैठे हों। ताली जहां मन करे तो हंसी के साथ बजाया करिए, आनंद के साथ रहिएगा। मैं दादा ने जैसा बताया था कि मैं रीवा से आया हूं। हेमंत भैया गए, जानते हैं रीवा व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है, सफेद शेरों की धरती। दिव्या जी, व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है। हालांकि दिव्या जी मुझे देखकर सोच रही हैं कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। आनंद के साथ, मस्ती के साथ रहना, बस इसी मन के साथ, ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं इस क्षेत्र में पीलीभीत तरफ दूसरी बार आया हूं दिव्या जी। पहली बार ये खंजन भैया हमको लेकर के आए थे, सच घटना बता रहा हूं दादा, नवरात्रि के कार्यक्रम में लेकर के आए थे हमको। अब मेरे चेहरे से नजर मत हटाइएगा और सुनिएगा एकदम, कान हमारी वाणी पर, नजर हमारे चेहरे पर। नवरात्रि के कार्यक्रम पे ये लेकर के हमको आई थी। भैया आए थे खंजन भैया, और जैसे ही होटल से हमको लेकर के चले तो तीन लोग आ गए, डंडा लेकर के खड़े हो गए। तो ये बोले भैया क्या समस्या। बोले ये आपका कौन है। तो बोले ये हमारा छोटा भाई है, बताइए क्या दिक्कत है। बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो ये पूछे कि चंदा उंदा चाहिए। बोले चंदा उंदा नहीं चाहिए, ये बताइए ये आपका भाई 9 दिन के लिए खाली है क्या। ये भी हैरान हो गए। बोले आखिर करोगे क्या तुम इसका 9 दिन के लिए। चेहरे से नजर मत हटाइएगा। बोले आखिर करोगे क्या 9 दिन का तुम इसका। बोले नहीं हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं, लाइट टेंट पंडाल माइक सब की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं मिल पा रहा है। तालियां जोरदार बजाओ। अगर 9 दिन के लिए ये खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। इसी मन के साथ सुनते रहिएगा। मीनू जी, हालांकि अगर आप मेरे घर में होते और मैं या तो फोन करेंगे 12-1 बजे रात को, तो मैं आपका फोन भी नहीं उठा सकता हूं। 1 बजे रात को अगर मैं आपका फोन करके उठा करके मीनू जी कहा तो घर में मेरी क्या हालत होगी, फिर मेरी दीनू की तरह हो जाएगी। सही बताऊं, मैं पहले आया था विवाह के पहले भी यहाँ, तो मैं 15 में, उस समय गीतकार भी बहुत अच्छा था खंजन भैया की तरह। ऐसा होता है विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाया करते हैं, विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। तो मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। लखनऊ के पास एक जगह आया था, सच बात बता रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ श्रोता कितने बैठे हैं। मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा, और जब मैं आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। मैं उसके हाथ जोड़ दिया, मंत्री जी हम कहे धन्य हैं आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी खतरनाक था। बोला भैया अब अगर आप कुछ ना करते और शांत हो जाते तो मैं ये गद्दा कुर्सी माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूं अभी तक। ताली अभी भी नहीं आई, जोरदार बजाइए। ये हेमंत भैया शुद्ध पंडित आदमी है, तो हम और ये बनारस हवाई अड्डे से उड़े दिल्ली के लिए। आदत खराब है, ये शुद्ध पंडित आदमी। एयर होस्टेस आई और इनके कान में पूछी कि सर क्या चाहिए आपको। अब ये शुद्ध पंडित आदमी है, इनकी आदत खराब है, तो बोले हमको पूड़ी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, इनके कान में मुंह लगाई। अब बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या तेरहीम नहीं बैठे हैं। ताली जोरदार बजती है यहाँ पर। हाँ, इसी आनंद के साथ बस आप रहिए। मैं इसी मन से, प्रेम मोहब्बत हमसे ज्यादा हो नहीं पाएगा। ये आएंगी तमाम सब लोग सुनाएंगे।
ये लोग प्रेम मोहब्बत सुनाएंगे, हमारे बस का है ही नहीं प्रेम। और कलयुग में ऐसा प्रेम हो भी नहीं सकता, कलयुग का प्रेम खतरनाक है, वो द्वापर त्रेता वाला होता था, कलयुग में खतरनाक प्रेम होता है। दादा वो दो आदमी मर के ऊपर गए तो चित्रगुप्त पूछे कि भाई कैसे मर के आए, तो एक बोला कि साहब हम ठंड से मर के आए। दूसरे से पूछे कि तुम, वो बोला साहब हम शर्म से मर के आए। चित्रगुप्त ये कारण पहली बार सुने थे, बोले शर्म से कैसे मरे भाई? बोला हम 4-5 दिन अपने शहर से बाहर थे और जब शहर में आए तो अपनी प्रेमिका के घर गए तो हमको लगा घर के अंदर कोई है, पर जब हम दरवाजा खुला तो पूरा घर खोजे पर कोई नहीं मिला, तो हमको इतनी ग्लानि हुई, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। अब चित्रगुप्त ठंड वाले से भी पूछे हैरान से, बोले अब तुम भी बता दो भाई तुम कैसे मरे? तो ठंड वाला शर्म वाले की तरफ देख करके पूछा, बोला भैया जब तुम घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे? बोला हाँ भैया पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे? बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर तुम फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना तो तुम शर्म से मरते और ना मैं ठंड से मरता। ऐसा प्रेम ज्यादा नहीं है, बस इसी आनंद के साथ, मस्ती के साथ इसी तरह सुनिएगा। वाह, हाँ वही धीरे से आएंगे वहां तक जहां तक भैया बता रहे। मस्ती के साथ रहिएगा। कोरोना और रोना की बात, कोरोना कोई विषय ज्यादा नहीं, मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ, दादा निवेदन करता हूँ सुनिएगा। यहीं से बात, आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जैसा बताया भैया ने, यहीं से बात शुरू करता हूँ। एक नियम सरकार ने बनाया, और नियम अभी ही क्यों बनाया था, पहले क्यों नहीं बन सकता था वो नियम, अभी क्यों लागू हुआ? अगर कभी की दृष्टि पड़ी हो तो आपका आशीर्वाद मिले। मैं शुरू करता हूँ, तालियां बजाकर मुझे शुरू कर दीजिए, जरा निवेदन करता हूँ कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कौन सा? कि घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। 2 बच्चे थे पहले ही, हेमंत भैया 2 बच्चे थे पहले ही, उनको देखकर मत हंसिए, उनके पहले से हैं। 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे 2 संभालिएगा आखिरी पंक्ति। 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और आखिरी पंक्ति में मजा आए तो फिर पीछे तक हुजूम मिले कि 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है। कोरोना ने भी क्या झंझट फजीहत मचाई है सर। दिव्या जी क्या सम्मान हम लोगों को मिलता है। कार्यक्रम के बाद जाते थे तो पानी मांगते हैं तो गिलास में आता है। लॉकडाउन के समय कोरोना में सुबह सुबह उठते थे तो पानी मांगते थे तो गिलास में नहीं आता था, बाल्टी भर के आता था। और धीरे से कान में कहा जाता था कि आज पोंछा आपको ही लगाना है। क्या आनंद था उस समय का, सोचिए। 4 पंक्तियां सुनी, लेकिन कोरोना और कोई विषय नहीं है। अभी जब मैं आ रहा था तो जैसे ही बीसलपुर शुरू होने लगा तो गाड़ी रुकी, तो हम उतरे तो दादाजी एक मिले ऐसे मीनू जी की तरह। तो हम पूछे कि दादा आपको भी पता है कि ये कैसे बीमारी कैसे होती है, कोरोना कैसे होता है, आपको भी पता है, इतना भीषण कोहराम मचा, आपको भी पता है कि कैसे होता है। तो 2 मिनट सर खुजाए। अब बोले लाला हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है। ये कारण मैं पहली बार सुना था। ये देवेंद्र को खांसी आ रही थी तो हम क्या जांच कराओ? बोला भैया जांच नहीं कराएंगे, पक्का निकल आएगा। हम इसको जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टर से बताया, कहा सर हमको खांसी आती, बुखार है। बोले जांच कराइए, बिना जांच कराए ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी आदमी है। कहा जांच नहीं कराएंगे, बिना जांच करे जानेंगे कि हमको है कि नहीं। वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इटावा का कभी है। 2 मिनट तक सोचा, डॉक्टर का मास्क नीचे किया और उसके मुंह में 3-4 बार खांसा और कहा कि सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। तालियां जोरदार बजाइएगा। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी सोच रहे होंगे कि क्या क्या विषय कभी ले आ लेते हैं। डॉक्टर साहब दुर्भाग्य से मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं। आप चिंता मत करिए, उनकी क्लिनिक ऊपर है और नीचे सीढ़ी में वो लिखवा रखे हैं कि ऊपर जाने का रास्ता यहाँ है। ये डॉक्टर ही कर सकता है। आप आनंद के साथ रहिए। 4 पंक्तियां सुनिए, कोरोना के बाद बदला क्या क्या। सुनिएगा, निवेदन करता हूं कोरोना के बाद क्या क्या बदला, निवेदन करता हूं सुनिएगा, बात पहुंचे वहां तक। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो, आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं।
हम लोग कन्याओं को बहुत कहते थे कि मुंह बांधे हुए घूमती, आप सब घूमते हैं कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे, जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। मुस्कुराहट उन्हीं लोगों के चेहरे में आई जिनकी दुर्दशा मेरी तरह है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा चरित्र चित्रण हो रहा है कि कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। नेता कवि बिना बोले रह नहीं सकते हैं, बीमारी है। नेता कवि बिना बोले रह नहीं सकते हैं, इसलिए दिन भर लाइव वो आते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले, इसी आनंद के साथ सुनते रहिए। 4 पंक्तियां और सुनिए, मैं निवेदन करता हूं। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, उभरता हुआ पति। हाँ, दादा जैसे उभरते हुए वरिष्ठ हैं, ये माने या ना माने, अंदर से इनके अंदर भले आसाराम जागृत होता है, हाँ, लेकिन बाहर से हैं वरिष्ठ। अब शकल देखो बाकायदा एकदम आनंद के साथ। क्या दादा, आपको देख लेता हूं तो मुझे सपने में 1-2 दिन आप आते हो। आप बैठिए। हाँ, क्या आइटम भगवान ने भी बनाया होगा। हाँ, वो माता जी को प्रणाम करता हूं जिनके दुर्भाग्य में ये फंसे होंगे। हे प्रभु, आपका जन्म आगरा में ही हो सकता था। 4 पंक्तियां सुनिए, मैं उभरता हुआ पति, यहीं से बात शुरू करता हूं। ये नए लड़के जो है ना भैया, ये विवाहित पुरुषों पर हंसते हैं, मजाक मत समझिए सर। शादीशुदा मर्द खतरनाक आदमी, शादीशुदा मर्द का शौर्य और उसकी वीरता महिषासुर से कम नहीं होता है। महिषासुर पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता था सिवाय एक देवी को छोड़कर। पति भी पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता है सिवाय एक देवी को छोड़कर। एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो? बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। हाँ, एक दिन वो और कह रही थी, कहीं जानते हैं शादी के पहले मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले आपको आते जाते देखती थी, आपको आपके घर में। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। हाँ, प्रणाम करता हूँ। संसार में मैं अपनी पत्नी का इतना सम्मान नहीं करता जितना पुलिस का करता हूँ। पुलिस से बड़ा अनुशासन आपको जिंदगी में कहीं किसी विभाग में मिल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ वो एक दरोगा जी नीचे गिर गए कुएं में, तो नीचे से चिल्ला रहे थे कहीं बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक सिपाही रास्ते से जा रहा था, सच घटना बता रहे सर। तो उसको लगा कोई राहगीर है तो रस्सी डाला, बोला जो कोई हो ऊपर आ जाओ। अब दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े, अनुशासन देखिए। दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े, जब एक हाथ कुआं बचा था तो सिपाही की नजर पड़ गई कि दरोगा जी हैं, तो रस्सी छोड़ के बोला जय हिंद साहब। ये आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात इतनी होती तो ठीक थी, एसपी साहब आ गए और रस्सी फेंके, बोले दरोगा जी ऊपर आइए। अब दरोगा जी फिर पकड़ के ऊपर चढ़े। जब एक हाथ कुआं बचा था तो इस बार दरोगा जी देख लिए कि एसपी साहब है, तो दरोगा जी छोड़ करके बोले जय हिंद साहब। तालियां जोरदार बजनी चाहिए आपको। लेकिन हंसी मजाक अलग से बात है दोस्तों। मैं अक्सर कहता हूं अगर कोई बैठा हो वर्दी वाला कि कार्यक्रम कुछ लोग सुनने आते हैं, कार्यक्रम कुछ लोग सुनाने आते हैं, लेकिन इस सुनने सुनाने के बीच व्यवधान ना हो इसलिए कुछ लोग वर्दी पहन कर आते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दीजिए। हाँ, ये बात सर ये प्रशंसा में इसलिए भी मैंने आपके कह दिया क्योंकि मुझे लौट करके रीवा रात को जाना है। 4 पंक्तियां वहीं पर सुनिए सर। हाँ, सुनिए 4 पंक्तियां वहीं पर सुनिए कि नए लड़के हंसते हैं हम पतियों पर कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार, शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है? मेरे मन में एक बात आई कि दूल्हा घोड़ी से ही क्यों आता है बारात, गधे से क्यों नहीं आ सकता? 4 पैर का तो गधा भी होता है। अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे से क्यों नहीं आ सकता। भैया सुनिएगा, निवेदन करता हूं, देवेंद्र तुम ध्यान से सुनना
कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है? उसने कहा कि यार याद ना दिलाओ हमें, यही दंश दिन रात हमें भी सताता है। राज की है बात देवेंद्र, राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूं, किंतु ऐसा दर्द कभी कोई नहीं बतलाता है। एक बार घोड़ी से जो आता है खुशी खुशी, आजीवन फिर वो गधा ही बन जाता है।